You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. हम पाकिस्तान में अक्सर कहते हैं, जो ज़्यादा दबाता है एक दिन खुद दब जाता है। अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो आपने ये डिबेट ज़रूर देखी होगी। इज़ अमेरिका स्टिल द बॉस? वेनेजुएला के बाद ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं रही, ये असल में शुरुआत है अमेरिका की गिरती हुई पावर की। सोचो ज़रा, जो मुल्क पिछले 70 साल से दुनिया को रूल सिखा रहा था, आज उसके अपने दोस्त उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। कनाडा चाइना के साथ हिस्टोरिक पार्टनरशिप कर रहा है, यूरोप फेंस पर बैठा हुआ है और ग्लोबल साउथ ओपनली कह रहा है बस बहुत हो गया। और सवाल ये है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जवाब है वेनेजुएला से। अब एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, अमेरिका ने वेनेजुएला पर ट्रेडिशनल सेंस में बॉम्ब्स नहीं गिराए, लेकिन मॉडर्न दुनिया में पावर का मतलब सिर्फ बॉम्ब्स नहीं होता। आज पावर का मतलब होता है सैंक्शंस लगाना, करेंसी को कंट्रोल करना, ऑयल और ट्रेड को ब्लॉक करना और गवर्नमेंट्स पर प्रेशर बनाना। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर। और वेनेजुएला सिर्फ एक मुल्क नहीं था, वेनेजुएला एक एग्जाम्पल था, एक वार्निंग। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल है, फिर भी मुल्क कोलैप्स क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि उसे यूएस डॉलर सिस्टम से प्रैक्टिकली कट कर दिया गया, ऑयल बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया गया और एक मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर तुम अमेरिका के सिस्टम के बाहर जाओगे तुम्हारा हाल भी यही होगा। और ये वार्निंग सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं थी, ये वार्निंग चाइना, रशिया, ईरान और असल में बाकी सब के लिए थी। अमेरिका का प्लान बहुत सिंपल था, वेनेजुएला को आइसोलेट करो, ऑयल मार्केट पर कंट्रोल रखो और चाइना को सीधा सिग्नल दो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहीं पर अमेरिका से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती हो गई। दुनिया ने पहली दफ़ा कलेक्टिवली सोचा, अगर आज वेनेजुएला टारगेट बन सकता है तो कल हम भी बन सकते हैं। यहीं से गेम बिल्कुल चेंज हो गई। चाइना ने क्वाइटली अपनी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी शुरू कर दी, युआन में ट्रेड, ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम्स और ऑयल डील्स विदाउट डॉलर। रशिया ऑलरेडी मेंटली रेडी था, मिडिल ईस्ट ने भी डॉलर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और फिर एक अनएक्सपेक्टेड मूव आता है, कनाडा, अमेरिका का सबसे लॉयल पार्टनर, सेम लैंग्वेज, सेम वैल्यूज, सेम बॉर्डर्स। और कनाडा क्या करता है? चाइना के साथ एक हिस्टोरिक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ये सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं था, ये एक ग्लोबल सिग्नल था। यूरोप का मसला एक्चुअली बहुत सिंपल है, अगर अमेरिका के साथ जाओ तो एनर्जी महंगी हो जाती है, वॉर्स में फंसना पार्ट ऑफ द डील होता है और इकोनॉमी स्लो हो जाती है। अगर चाइना के साथ जाओ तो ट्रेड मिलता है, ग्रोथ मिलती है और रिलेटिव स्टेबिलिटी मिलती है। इसलिए आज ईयू फेंस पर खड़ा है, ना ओपनली अमेरिका के साथ, ना ओपनली चाइना के खिलाफ। अब इसको एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो एक मोहल्ले का गुंडा है जो 30 साल से सबको डरा के रखता है। एक दिन वो एक छोटे लड़के को इतना ज़्यादा मार देता है कि बाकी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर आज इसको इतना मारा है तो कल हमें भी मार सकता है। फिर क्या होता है? एक दोस्त पीछे हट जाता है, दूसरा चुपचाप अपना नया ग्रुप बना लेता है। वेनेजुएला वही छोटा लड़का था और बाकी दुनिया जाग गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना नहीं है, अमेरिका की असल प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस है। हर चीज़ को फोर्स से सॉल्व करना, हर मुल्क को प्रेशर में रखना। लेकिन 2026 की दुनिया मल्टीपोलर है, इंटरकनेक्टेड है और हर मुल्क के पास ऑप्शंस हैं, डॉलर के बगैर भी, अमेरिका के बगैर भी। वेनेजुएला सिर्फ एक कंट्री नहीं था, वेनेजुएला एक वेकअप कॉल थी। अमेरिका ने सोचा हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ने जवाब दिया हम ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं। और जब ऑल्टरनेटिव्स बन जाएं तो किसी भी एम्पायर को गिरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये सिर्फ वेनेजुएला पर अटैक नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। अगर आप वाकई समझना चाहते हो कि ग्लोबल पावर एक्चुअली कैसे शिफ्ट होती है न्यूज़ प्रोपेगेंडा के बगैर, तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कहानी अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई।